वेलकम टू हाइडी डेली करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के कुछ करंट इंपॉर्टेंट न्यूज। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो पहली न्यूज ये है कि डबल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट फाउंड इन इंडिया। अभी हाल ही में ऑफिशियल ने रिलीज किया है कि डबल म्यूटेंट वायरस जो है वो एटलीस्ट 18 स्टेट्स में मिला है। और अब डबल म्यूटेंट वायरस क्या होता है, क्या हमें घबराना चाहिए या फिर क्या इसकी कॉन्सिक्वेंस, सब कुछ आपको एक एक करके बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि हमारे बॉडी जो है वो सेल्स से बने होते हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो जो वायरस होता है वो किसी एक सेल पे हिट करता है और फिर वो अपने कॉपीज बनाता है। जो वायरस होता है उनके अंदर जीनोम्स होते हैं जो डीएनए आरएनए टाइप के होते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि जो वायरस है वो डीएनए टाइप है या आरएनए टाइप है। तो क्या वो अपने कॉपीज बनाता रहता है। जो कॉपीज बनाता था हो सकता है कि जब कॉपीज हो, एक कॉपीज से दूसरा कॉपीज बना रहा हो तो किसी फॉल्ट की वजह से वो कॉपीज एकदम एग्जैक्ट नहीं बने। तो उसे हम म्यूटेंट कहते हैं कि बेसिकली जो चेंजेस आते हैं वायरस के अंदर कॉपीज बनाने में, तब उसे म्यूटेंट कहते हैं। सिंगल म्यूटेंट इज मतलब इतनी घबराने वाली बात नहीं। जब डबल म्यूटेंट होता है तब घबराने वाली चीज होती है। अब होता क्या है डबल म्यूटेंट, आपको बताता हूँ। जैसे ये है वायरस, अभी वायरस के अंदर स्पाइक्स बने हुए हैं। अभी जब कॉपी करेगा तो कुछ ऐसा चेंजेस कर देगा, कोई एक चेंज कर देगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। जैसे मान लो कि ये ऐसा था वायरस, अब ये ऐसा हो गया, इसने एक जो यहाँ पे ये स्पाइक था, अब ये नहीं है यहाँ पे, इसने चेंज कर दिया। अब डबल म्यूटेंट में क्या होता है कि वो एक ही वायरस के अंदर दो चेंजेस ले आता है। अब जैसे ये तो चेंजेस लेकर ही आ गया, साथ में उसने ये एक और चेंजेस ले आया है इसमें। तो जो एक ये तो एक चेंजेस है ही, साथ में इसने एक और चेंजेस ये वाला भी दे दिया। तो इससे क्या है कि डबल म्यूटेंट वायरस मतलब एक ही वायरस के अंदर दो चेंजेस आ जाते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो डबल म्यूटेंट वायरस जो म्यूटेंट्स होता है वो टेक्निकल एरर की वजह से होता है, या फिर कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि वो अपने आप को इवॉल्व करता है। जो वायरस होता है अपने आप को इवॉल्व करता है। अब डबल म्यूटेंट जो हो जाता है तब बहुत साइंटिस्ट के लिए, मतलब जितने डॉक्टर्स हैं उनके लिए खतरे की बात होती है, क्योंकि अब उनको पता नहीं कि अब ये डबल म्यूटेंट किस तरह से रिएक्ट करेगा, कि और ज्यादा डेडली हो गया है, क्या ये और ज्यादा तेजी से फैलेगा, या ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है। तो उस चीज का रिसर्च किया जाता है, पर अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और जो दो म्यूटेंट्स मिले हैं उनका नाम है SE48Q एंड L4521। ये बेसिकली महाराष्ट्र में जो सैंपल लिए गए थे उसका 20% सैंपल जो थे महाराष्ट्र के, उसमें से ये पाया गया है। और जो हमने प्रीवियस सैंपल्स लिए गए थे, जो प्रीवियस कैटलॉग थे, उसको जब मैच किया गया तो उनसे मैच नहीं हो रहा था ये। तो ऑब्वियसली इन्होंने बहुत, मतलब ये पहली बात, ये वर्ल्ड में अभी तक कहीं नहीं पाया गया। इंडिया पहली कंट्री जिसमें डबल म्यूटेंट वायरस पाया गया है। और डब्ल्यूएचओ की बात माने तो म्यूटेंट जो है, मतलब जो वायरस अपने आपको इवॉल्व करता है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और हाल ही में अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब आने वाली रिपोर्ट्स बताएंगे क्या ये डेडलीस्ट है या नहीं है। पर तब तक हम इतना ही कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाले, हमें गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, प्रॉपर मास्क पहन के हमें बाहर जाना चाहिए, और अपने आप को जितना हो सके सेफ रखना चाहिए। तो हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज स्विस कैनाल ब्लॉक्ड। बेसिकली जो एक शिप था, कंटेनर था, जिसकी लंबाई जो है लगभग आईफल टावर जितनी, जब वो स्विस कैनाल क्रॉस कर रहा था तब वो वहां पे तूफान की वजह से फंस गया, मतलब ब्लॉक हो गया। तो अब उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जैसे ये शिप है, ये सैटेलाइट इमेज से हमने लिए, सैटेलाइट इमेज की है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो शिप है, ये दो कैनाल के बीच में, ये कैनाल है, इसके बीच में ब्लॉक हो गया। तो ना शिप यहाँ से कोई आ सकती है, ना कोई यहाँ से जा सकती है। तो इसकी वजह से ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। अब बात करें कि स्विस कैनाल क्या है। स्विस कैनाल एक मैनमेड कैनाल है, जिसको बनाया गया था बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो बिजनेस है, वो काफी ईजी हो जाए। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे हमारा इंडिया है, ये अफ्रीका है, और ये यूरोप है। मतलब मैं आपको, मतलब ध्यान मत दीजिएगा। बेसिकली अब ये है क्या कि ये जो हम हमें पहले कोई भी ट्रेड करना होता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो जो शिप है वो पूरा अफ्रीका के नीचे से होते हुए पूरा यहाँ पे जाती थी। अब क्या है कि जो इजिप्ट के गवर्नमेंट ने एक कैनाल बनाया, यहाँ मैनमेड कैनाल बनाया, जो हम पहले यहाँ से घूम कर आते थे, अब हमें सिर्फ और यहाँ से ऐसे बहुत ही कम दूरी से हमें करना पड़ता है। ये बहुत बहुत रिलायबल हो गया काफी कंट्रीज के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेडिंग जो है फास्ट हो गई है। अब हुआ क्या है कि जो इजिप्शियन फोरकास्टर थे उन्होंने कहा था कि हवा बहुत तेज चलने वाली है, उन्होंने इस चीज का अनुमान लगाया था। उसी चीज की वजह से बहुत, जो हवा की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। तो जब ये शिप क्रॉस कर रही थी, तो ये जो शिप है हवा की तेजी की वजह से थोड़ा सा डेविएट हो गई, और जाके जहाँ पानी कम है वहां जाके फंस गई। अब ये शिप फंस गई, और इतने बड़े कंटेनर्स को आपको मूव करने के लिए, मूव करना इतना आसान नहीं है। तो काफी टाइम से ये फंसी हुई है। काफी ऑफिशियल्स काफी काम करे ताकि जल्दी से जल्दी शिप हो, क्योंकि ये अगर शिप हटेगा तो ही ट्रेडिंग, इसकी वजह से काफी ट्रेडिंग रुका हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बेसिकली जो है इजिप्शियन गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है वो इसी कैनाल की से काफी ज्यादा, मतलब ऐसा आप कह लो कि टैक्स देना पड़ता है या फिर रेंट देना पड़ता है इस कैनाल को यूज करने के लिए। तो काफी ज्यादा अमाउंट जो है इस कैनाल से इजिप्ट की गवर्नमेंट को आता है, जिसकी वजह से ये भी फंसने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। शिप की बात करें तो ये शिप जो है पनामा रजिस्टर कंटेनर है, और ये रोटरडाम नीदरलैंड में जा रही थी, चाइना से ये रोटरडाम नीदरलैंड में जा रही थी ये शिप। और शिप को जापान ने बिल्ड किया था 2018 में। और शिप की बात करें तो ये 193 फीट
वाइड है और 1300 फीट लॉन्ग है। और ऐसा मतलब कैनाल में फंसने वाला ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ नहीं है आज से पहले, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि ऐसा कोई चीज हुआ है। और अगर इस कैनाल की बात करें तो ये कैनाल 193 किलोमीटर लंबा है और हर साल लगभग 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पासेस करते हैं, क्योंकि ये ऑयल के लिए ऑयल पास ऑयल ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि इस कैनाल को बढ़ा देना चाहिए, ऐसी दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं है। इजिप्ट की गवर्नमेंट ने 2015 में इस चीज का प्रपोजल निकाला था कि इसकी जो वाइडनेस है वो हम कैनाल की बढ़ाएंगे, पर उसको कहा था 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, पर ड्यू टू सम करप्शन अभी तक नहीं हो पाया। अब करप्शन तो रहता ही है हर जगह पे, तो मुझे लगता है 2023 तक कंप्लीट होगा, पर देखते हैं क्या है। पर ऑफिशियल्स लगी हुई है इसको क्लियर करने के लिए, बहुत जल्दी से क्लियर कर दिया जाएगा ताकि जो वापस से ट्रेडिंग हो स्मूथ चलना चालू हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो आईसीजीएस वज्र कमीशन, हाल ही में अभी इंडियन कोस्ट गार्ड सिस्टम में वज्र जो शिप है वो कमीशन हुई है। तो वज्र शिप जो है वो 24 मार्च को चेन्नई में उसका कमीशन हुआ है। और जो सीडीएस हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उनको ऐसा बुलाया गया था चीफ गेस्ट कमीशन के लिए। और ये 6th ऑफशोर वेसल है, जो मतलब कोस्टल गार्ड सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी चीज है ये। अब वज्र की बात करें तो वज्र का मतलब होता है थंडरस्टॉर्म। और फीचर्स की बात करें वज्र की तो इसमें एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम है, बोथ थ्रस्टर है, हाई पावर एक्सटर्नल फाइटिंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी है। और इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके ऊपर एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर विद नाइट के फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर 4 हाई स्पीड बोट भी हम रख सकते हैं। और इसके अंदर टू इट विल ऑल्सो हैव कैपेबल टू कैरी और 2 रिजेट हल इन्फ्लेटेबल बोट्स, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए, मतलब जब शिप जा रही है तो मैरीटाइम पेट्रोलिंग के छोटी सी बोट चाहिए होती है, जो जो जितने भी पर्सनल्स होते हैं, कोस्ट गार्ड पर्सनल होते हैं, वो शिप में बैठ के पेट्रोलिंग मार के आते हैं। तो इसके अंदर 2 रिजेट हल इन्फ्लेटेबल पेट्रोलिंग बोट्स हम रख सकते हैं। और इसको मतलब सर्च और रेस्क्यू के लिए काफी टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट रखा गया है, ताकि हम जो जो भी सर्च और ऑपरेशन होगा या फिर जो भी हमारी सिक्योरिटी के लिए है, इसके अंदर सारी सब तरह की इसमें इक्विपमेंट से टेक्नोलॉजी इसमें फिट की गई है। और इसके अंदर 30 mm गन को भी हमने फिट किया है, ताकि ये सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा काम आएगी। जिसके जो इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद 2 FCS कंट्रोल 12.7 mm SRGS फॉर इनहेंस फाइटिंग कैपेबिलिटीज। और अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट टू कंट्रोल ऑयल स्पिल। बेसिकली क्या होता है कि ओशन में जब कंटेनर, बहुत सारे कंटेनर ऐसे होते हैं कि जो शिप में बहुत सारा ऑयल लेके जाते हैं, पर किसी टेक्निकल फॉल्ट या कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऑयल जो होता है वो लीकेज होना चालू हो जाता है, तो ओशंस में काफी ज्यादा स्पिलेज हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा फैल जाता है ऑयल। तो इसके अंदर जो है एक टेक्नोलॉजी है जो पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट टू कंट्रोल द स्पिल, ताकि हम जल्दी से जल्दी वो वहां पर रिस्पॉन्ड करें और जो पोल्यूशन जो ऑयल का स्पिल है वो कंट्रोल कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ना फैले ये। और इसमें MT-800 सीरीज इंजन है। और इसके अंदर साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड है वो 26 नॉट्स है। और वज्र जो है विल बी बेस्ड है टू टेक ऑन अंडर ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ द ईस्टर्न रीजनल कोस्ट गार्ड। So next news is Russia launches 38 satellite for 18 countries. बेसिकली रशिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है 18 कंट्रीज की। इसमें से जो कंट्रीज के नाम है सैटेलाइट है, जिन कंट्रीज सैटेलाइट इसने लॉन्च की है, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इटली, जर्मनी और ब्राजील। और ये बेसिकली जो है सुएज सुएज 2.1 से लॉन्च किया गया था। बाइकोनर कोस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान से इसको लॉन्च किया है। और इसके साथ ही साथ जो है ऑल्सो लॉन्च चैलेंज वन सैटेलाइट, जो कि पहली सैटेलाइट कंप्लीटली मेड बाय तुनिशिया, क्रिएटेड बाय द टैलेंट टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जब से सोवियत यूनियन का फॉल हुआ है तब से मतलब ऐसा रशिया काफी स्पेस सेक्टर में काफी थोड़ा पीछे हो गया। और साथ ही साथ कि अब करप्शन की वजह से भी काफी पीछे हो गया। तो रशिया सैटेलाइट को ये उसने प्रूव किया बाकी कंट्रीज को कि अभी भी हम स्पेस एजेंसी में बहुत आगे हैं, अभी भी हम पीछे नहीं हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल लॉन्च होना, क्योंकि आपको पता होगा 2018 में भी रशिया ने नासा के साथ मिलकर एक मतलब स्पेस मिशन साइन किया था, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट को भेजने वाला था, पर ड्यू टू सम टेक्निकल एरर उसको बीच में ही बुला लिया गया इमरजेंसी की वजह से। तो ये एक रशिया के लिए एक बहुत बड़ी मिशन था सक्सेसफुली लॉन्च करना। सो यस, न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज इज 24th को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो था द क्लॉक इज टिकिंग, वन ऑफ द 11th ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन मार्क्ड बाय WHO। और बेसिकली क्या है कि जो टीबी है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी एक बीमारी है जो कि
मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है और ये एक बड़ा कंसर्न है, इसको कम करना बहुत जरूरी है। और हम बात करें कि इंडिया का जो गोल है 2025 तक कि उसका ऐसा गोल है कि हम टीबी केसेस 80% रिड्यूस कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2025। 80% ऑफ केसेस विल बी रिड्यूस्ड। और अगर हम बात करें क्यों बनाया जाता है तो 1982 में 100 बेसिकली ये जो 1992 में रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था टीबी बैक्यूलस 24 मार्च 1992 को। तो ये बेसिकली उनकी इस चीज के लिए बनाया जाता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूएन एसडीजी, उन्होंने कहा है कि 2030 तक उनका टारगेट है कि वो टीबी को पूरा ही खत्म कर देंगे। और इसी के साथ सबसे बड़ी न्यूज ये है कि वर्ल्ड टीबी डे के दिन ही हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप और बुढ़ागांव इन जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेसिकली टीबी फ्री हो चुके हैं। ये बड़ी चीज है, मतलब टीबी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और नियरली 30% जो है वो शायद हमारे इंडिया से 30% जो केसेस हैं वो हमारे इंडिया में ही है। तो ये टीबी को रोकना भी एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात है और इंडिया ने काफी अच्छा कर भी रहा है इसमें। तो अब हम So next news is Gram Ujala scheme launched in UP on 24th March. Union Power and Renewable Energy Minister R.K. Singh launched the Gram Ujala scheme in the Lok Sabha constituency of PM Modi Varanasi. Or in this scheme, the government will offer world cheapest LED bulb in rural areas only at the rupees of 10 rupees. अब इसका फायदा क्या है कि तो ग्राम उजाला जो स्कीम होगा वो 10 रुपए में लोगों को बल्ब देगा। दिस विल हेल्प इन प्रमोटिंग अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल सेविंग एंड बेटर सेफ्टी फॉर द रूरल सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें जो ये स्कीम है ये टोटल फाइनेंस है, कार्बन क्रेडिट्स को फाइनेंस मिलेगा पूरा का पूरा। और द ग्राम उजाला स्कीम विल बी क्लेमिंग द कार्बन क्रेडिट्स अंडर द यूनाइटेड नेशन। और बेसिकली इससे होगा क्या कि पहले फेज के अंदर जो है इसको दो फेज में डिवाइड किया है। जो पहले फेज में है स्कीम के अंदर 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इस डिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा ये है कि जो कंट्रीज है वो क्लाइमेट चेंज में बहुत इसका बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही जो CO2 रिडक्शन है वो 1.65 मिलियन टन CO2 पर ईयर हम रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली बात सही है, क्योंकि अगर एलईडी बल्ब यूज होंगे तो हमारा कार्बन एमिशन कम होगा। तो ऑब्वियसली चीज है कि हम बहुत ऐसे इन्वायरमेंट के लिए भी काफी अच्छी बात है। और ये बेसिकली जो डिजाइन है ये रूरल एरियाज के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि ये बल्ब उतना ही पावर देगा जितना एक 100 वॉट के बल्ब देता है। पर एक फायदा है कि 100 वॉट का बल्ब जहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वहीं पे ये 12 वॉट का बल्ब है जो बहुत ही कम लाइट कंज्यूम करेगा और काफी बेटर क्वालिटी होती है लाइट की। एलईडी बल्ब की जो क्वालिटी होती है काफी बेटर होती है। और बेसिकली क्या है कि अंडर द ग्राम उजाला स्कीम 12 वोल्ट बल्ब एंड 7 वॉट बल्ब विद वारंटी ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के वारंटी के अंदर 12 वॉट बल्ब और 7 वॉट बल्ब को हम देंगे लोगों को। और द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द विलेज ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा। और जो बेनिफिशियरी है विल बी एबल टू एक्सचेंज अ मैक्सिमम ऑफ 5 एलईडी बल्ब, इससे ज्यादा एक्सचेंज नहीं कर सकता, सिर्फ 5। पहली बात है 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी फर्स्ट फेज के अंदर होगा। और जो भी इसका बेनिफिशियरी जो भी बंदा है जो इसके अंदर इनरोल्ड होगा वो सिर्फ 5 बल्ब एलईडी बल्ब एक्सचेंज कर सकता है। ये नहीं कि अब सरकार दे ही रही है तो आप चेंज करते जाओ, सरकार को यूज करते जाओ, ऐसा नहीं। मतलब चीजें ढंग से यूज हो, ताकि तभी ढंग से यूज होगा तभी हमारी चीजें ढंग से आगे बढ़ेगी। Or the rural house under the program will have meter installed in their house in order to monitor the number of hours of usage। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो भी लोग हैं उनके अंदर एक मीटर भी हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें पता चले कितना यूज हो रहा है, क्या है, कितना यूज प्रॉपर वगैरह यूज क्या है और किस तरीके से इसको हम इस डेटा को हम बाद में आगे आने वाले टाइम पे सेकंड फेज में इसको यूज कर सके और बेटर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ। So the next news is 186th Rising Day of the Assam Rifle on 24th मार्च को असम राइफल्स का 186 राइजिंग डे बनाया गया। 186 का राइजिंग डे बनाया गया असम राइफल का। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ थे उन्होंने भी ट्विटर के थ्रू असम राइफल्स के फैमिलीज और उनके पर्सनल्स को इस चीज की बधाइयां दी। और जो हमारे किरण रिजिजू है जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनको ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया गया था असम राइफल्स के फंक्शंस के लिए। और हम बात करें असम राइफल्स के तो असम राइफल एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है। और इनको रेज किया गया था 1835 में ऐसा कैशल लेवी पहला नाम था इनका, जो कि अब चेंज होकर असम राइफल हो चुका है। ये बहुत ही डेकोरेटेड फोर्स है इंडिया की। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो शिलोंग में है। और इसका मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में फंक्शन करती है। और आपने हाल फिलहाल हम देखे होंगे कि असम राइफल्स ने काफी अच्छे काम किए हैं जो ये भी जितनी तरह की इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तब तक के लिए कीप लर्निंग विद हाई ग्रेड्स। थैंक यू।